हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओपीएस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट अपलोड कर दिया है और आपके ओपीएस ऐप में मिल जाएगा। और चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर प्रीवियस फ्राइडे को हम लोगों ने अपलोड किया था और आज हम लोग जो है चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर देखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लास 9th का फिजिक्स, और क्लास 9th का जो फिजिक्स है इसमें से आपका क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी यहाँ में ज़्यादातर पढ़ना है फोर्स के बारे में और लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो काफ़ी फेमस है, इन लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसके बाद ये लेक्चर नंबर सेकंड होगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी आप लोग के चैनल पे अपलोडेड है और आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये लेक्चर लेने वाला मैं यानी एस सफदर सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड। आज का टॉपिक होने वाला है, प्रीवियस जो टॉपिक था ये था फोर्स क्या है और फोर्स क्या है के साथ साथ, तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था, लास्ट लेक्चर था हम लोग का फोर्स क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली गई थी। उसके बाद जो फोर्स है हमारा वो किस हिसाब से जो है इफेक्ट दिखाता है, कहाँ पे कौन सा काम आता है फोर्स हमारा, उन चीज़ों के बारे में, जो मेन पार्ट्स है हमारा, उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। तो आज हम लोग को देखना है फोर्स का एसआई यूनिट देख लेंगे साथ साथ में, और उसी के साथ साथ ये स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है इसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की तरफ। और उसके बाद अगर हमारा फिर जो लेक्चर होगा या इसी लेक्चर में अगर टाइम मिला तो हम लोग देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंक्लूडिंग एनर्सिया, एनर्सिया ऑफ रेस्ट, हॉरिजॉन्टल एनर्सिया, एनर्सिया ऑफ मोशन एंड एनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो फोर्स पढ़े थे, फोर्स इज ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये पढ़े थे हम लोग। तो फोर्स जो है, कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए इसके बारे में। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, it is represented by f, और f के ऊपर ये वेक्टर का निशान लेते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उन्हीं पे सिर्फ ये निशान होता है, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होता है उन पे ये निशान नहीं होता है। एक नंबर कह सकते हैं फैक्ट्स का। दूसरा नंबर, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, न्यूटन। और इसके अगर सीजीएस यूनिट की बात हम लोग करें, एंड सीजीएस, सेंटीग्राम सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ठीक है, डाइन, डी वाई एन ई, डाइन। और 1 न्यूटन का जो रिलेशन होता है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो हमारा 1 न्यूटन का रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, यानी डाइन काफ़ी छोटा होता है, जिससे 1 न्यूटन क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, 10⁵ टाइम्स, यानी कि 1,00,000 गुना बड़ा होता है। तो अब हम लोग चलते हैं, जो आज का मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस किसको कहेंगे? देखिए, फोर्सेस है मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि सिंगल फोर्स को कभी फोर्सेस नहीं कहते हैं। तो देखिए, जब एक कोई बॉडी है, लेट अस सपोज ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस देते हैं। इस डायरेक्शन से भी फोर्स दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी फोर्स दे रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा दे सकते हैं। जब दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, टोटल नेट फोर्स, इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, और इधर से भी क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हम लोग फोर्स देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि हमारे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, और फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट
रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, 5 इधर से 5 इधर से, 50 इधर से 50 इधर से। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। और दूसरी अगर बात हम लोग करें इधर से, तो एक और बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, और उस बॉक्स पे हम लोग क्या कर देते हैं, ये बैलेंस्ड फोर्सेस का डेफिनेशन हो गया, चलो लिख लेते हैं, फिर हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स पे। तो क्या हो जाएगा, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ इफ द रिजल्टेंट ऑफ two or more forces एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कौन सी बॉडी पे एक्ट हो रहा है, दिस बॉडी पे एक्ट हो रहा है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड इधर लिख लेते हैं हम लोग, आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तब फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस फोर्सेस। सिमिलरली आप लोग समझ सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसको कहेंगे हम लोग। तो अनबैलेंस फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जब भी हमारा वर्क डन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तब अनबैलेंस फोर्स ही अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको एक बॉक्स को एक जगह से ढकेल के दूसरी जगह ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स जितना मैक्सिमम जनरेट हो सकता है उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा मतलब अनबैलेंस हो गया। उसके बाद बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अगर मान लीजिए हवा क्या है बहुत तेज़ बह रही है, तो आपको बाइक चलाना है, साइकिल चलाना है, तो आपको ताकत हवा के डायरेक्शन में जो ताकत लग रहा है उसके अगर आप अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। और सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका प्लस हो जाएगा फोर्स। और तो ये हो हमारा बैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसको कहेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की तरफ। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड, अब देख लेते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हो जाता है, जब एक कोई बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी में हम लोग फोर्स लगाएंगे दो अलग अलग डायरेक्शन से। तो इन फोर्सेस का जो कलर है कुछ अलग कर लेते हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं। बट ये जो फोर्सेस है ना, ये क्या हो जाएगा, एक बार मान लेते हैं हम लोग इधर से टोटल नेट फोर्स, इधर का ये 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, 5 न्यूटन हो गया। और इधर से ये 10 न्यूटन है, और इधर से ये 5 न्यूटन है, इधर से टोटल 15 हो गया। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स निकाले तो इधर के डायरेक्शन में हमारा क्या निकल जाएगा, 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन निकल गया। तो जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे क्या हो जाता है, फोर्स का टोटल नेट फोर्स जो है दोनों तरफ से इक्वल नहीं होता है, तब जाके उस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, वैसे फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ if the resultant of two or more forces acting on a body if the resultant of two or more forces acting on a body is not zero, रिजल्टेंट मतलब फाइनल जो जोड़ घटा के हम लोग को रिजल्ट मिलेगा किसी एक डायरेक्शन में, वो अगर जीरो नहीं हुआ, इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसका एग्जांपल हम लोग कहाँ देख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा अनबैलेंस फोर्सेस का। जैसे कभी अगर आप लोग बच्चे सब पिकनिक पे जाते हैं, तो कुछ बच्चे इधर खड़े होते हैं, एक रोप को ले लेते हैं, एक रोप को लेके क्या करते हैं,
रोप को लेके जो है बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे एक तरफ खड़े होते हैं, कुछ बच्चे दूसरी तरफ खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद जो है एक रोप ले लेते हैं और इनमें कुछ बच्चों को बना लेते हैं, अलग अलग काले पीले बच्चों को बना लेते हैं। बच्चे, टीचर्स, कोई भी हो, रोप को पकड़े हुए रहते हैं। कुछ लोग इधर और कुछ लोग इधर, ठीक है, सब लोग रोप को पकड़ा हुआ रहता है। ये लोग जो है, ये लोग क्या करता है, जो इधर के लोग हैं ये रोप को इधर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और इधर क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। तो अगर एक तरफ का कोई भी मान लीजिए विनर हो जाता है, लेट अस सपोज कि ये लोग विनर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इन लोग का फोर्स क्या है, एक्टिंग ऑन दिस डायरेक्शन इज मोर, है ना। और इन लोग का जो फोर्स इधर लग रहा था ये क्या है, लेस, ये मोर है। तो इस वजह से ये लोग जीता, और इसके जीतने की वजह से हमें पता चला कि दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट एक तरफ मिला। रिजल्टेंट जब एक तरफ मिला तो कह सकते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप इज अनबैलेंस्ड या आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये कैसे फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो इसी तरह से हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को समझे और देखे कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वाई ये वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स जब भी हमें अप्लाई करते हैं, देखिए इधर भी डायरेक्शन, इधर भी डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन के साथ, और उसका मैग्नीट्यूड खैर हर चीज़ में होता ही है। जैसे 5 न्यूटन, तो 5 जो मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड में अगर दिक्कत है तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ गए, मार्केट गए, मार्केट से 2 लीटर मिल्क लेके आए, तो ये जो 2 लीटर क्वांटिटी बता रहा है यही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल आपको शक्कर लेना है, शुगर लेना है, etc, आप 1 kg शक्कर लेके आए, शुगर लेके आए, तो ये जो 1 kg क्वांटिटी बताता है, उसका मेजरमेंट बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या किसी एक पर्टिकुलर वे में अगर एरो दिखे तो ये हमारा डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्लस बैलेंस्ड फोर्सेस, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ कहाँ वर्क में हमारा बैलेंस्ड फोर्स लगता है और कहाँ कहाँ अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगता है। एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। बॉक्स बनाने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो है कुछ फोर्सेस लगाएंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है, लेट अस सपोज कि बॉक्स हमारा अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, या किसी एक टेबल टॉप पे रखा हुआ है, सरफेस, ठीक है। तो बॉक्स को जब हम ढकेलना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा जो बॉक्स है, तो छोटे बच्चे, अगर भारी बॉक्स हुआ, लेट अस सपोज ये 50 kg का बॉक्स है, ठीक, छोटे बच्चे इसको आसानी से ढकेल नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके जब ये किसी के साथ कांटेक्ट में है, कहाँ पे कांटेक्ट में है, दिख रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट में है। तो जो कांटेक्ट में कोई चीज़ रहता है तो इसके वजन की वजह से क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है दोनों के बीच में। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है तो जो इंटरमोलिकुलर क्या होता है, कह सकते हैं कि एक साथ जो अटैच हो जाता है, जिसको इंटरलॉक भी कह सकते हैं। तो इंटरलॉक जब हो जाता है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सरफेस के, तो इसके वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, जिससे हमको ये बॉक्स सब कोई नहीं मूव करा सकता, वही इस बॉक्स को ढकेल सकता है, जो क्या कर सके, जो हमारा उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, कब, जब हम धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या काम कर रहा है, तब हमारा जो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने की वजह से जब हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो इस फोर्स को अगर हम ओवरकम करके उससे ज़्यादा फोर्स अगर हम लगाएं, तभी ये बॉक्स हमारा क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव होगा जब उस पर हम क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगले दिन का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे एनर्सिया, एनर्सिया ऑफ रेस्ट मोशन, एनर्सिया, टाइप्स ऑफ एनर्सिया, क्या क्या देखेंगे, एक नज़र हम लोग देख लेते हैं उसको। उसमें हम लोग देखेंगे एनर्सिया। सबसे पहले तो जो गैलीलियो का था, गैलीलियो का हॉरिजॉन्टल एनर्सिया, हॉरिजॉन्टल एनर्सिया। उसके बाद एनर्सिया को डिफाइन करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल अदा किया, न्यूटन ने किया। न्यूटन ने 3 तरह के एनर्सिया को डिफाइन किया। एक जो हो गया एनर्सिया ऑफ मोशन, क्या, एनर्सिया ऑफ
inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction. तीन तरह का inertia को. Thank you very much. Bye bye.